हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम सभी अपना सीरीज लेकर चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर चल रहे हैं। इसके पहले जो भी वीडियो हमने बनाया था उसमें आपको 30 क्वेश्चन हमने दे दिया है। आज क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर चलेंगे। 4 से 5 दिन तक आपकी जो ये वीडियो है वो नहीं आई थी, और जो CDP की वीडियो वो आ रही थी आपकी, और ये वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो आज से ये वीडियो फिर से आपकी स्टार्ट हो गई है SST की। तो जो SST के बच्चे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि क्वेश्चन करवाने से पहले हम आपको डेली कहते हैं कि आप क्वेश्चन का नंबरिंग कर लिए 31 से लेकर 60 तक। उसके बाद आप क्या किया करिए कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ आप भी पढ़ा करिए, आप उत्तर अपना खुद से दिया करिए। जब मैं उत्तर बताती हूँ तो मिलान किया करिए, सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। लास्ट में आप काउंट किया करिए कि जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उतने में से आपने कितना नंबर गेन किया है। ठीक है, आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है आपका कि 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? ऑप्शन ए है भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। ऑप्शन बी है भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए। ऑप्शन सी है कि भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। ऑप्शन डी है भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध करवाए। उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए उत्तर बताइएगा क्या होगा। आइए हम यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। देखिए, जब 19वीं शताब्दी है इसमें ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ साथ जो परिवर्तन हुआ था वो आपका परिवर्तन हुआ था कि जो भारत है और भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पाद के लिए क्या बना था, एक बड़ा बाजार बन गया था। थोड़ा सा इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए दिया है कि नहीं। देखिए यहाँ पर होता क्या था कि जो 19वीं शताब्दी थी वो इंग्लैंड में औद्योगिक विस्तार हुआ। कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में। और अंग्रेजों ने भारत को एक बड़े बाजार के रूप में क्या किया? प्रयोग किया, जहां अंग्रेज उद्योगों से निर्मित उत्पाद को क्या किए थे? बेचा जाता था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा जो अंग्रेजी उद्योगों से निर्मित उत्पाद थे उसको क्या किया जाता था? बेचा जाता था। कहाँ? भारत में आपके। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे कहा गया है कि भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? ऑप्शन ए है स्थायी समझौता, बी है पट्टीदारी समझौता, सी है रैयतवारी समझौता, डी है महालवारी समझौता। उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी। तो आइए यहाँ पर हम जो उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा कि जो भू राजस्व के कौन से समझौते में राजा और तालुकदार को जमींदारों की मान्यता दी गई? तो आपके जो अस्थाई समझौता थे उसमें आपके राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में क्या दी गई? मान्यता दी गई। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका भी हम देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जो क्वेश्चन है आपके यहाँ से क्वेश्चन इसमें से भी क्वेश्चन आ जाए। अभी अगली बार ये पूछा है तो आगे ये भी पूछ सकता है। तो जो क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, आखिर क्वेश्चन में और क्या चीजें पूछ सकता है। देखिए 1793 में गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, ठीक है, द्वारा अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था को क्या किया था? लागू किया गया था। जिसमें क्या था कि जिसमें कंपनी एवं जमींदारों के बीच भू राजस्व से संबंधित क्या हुआ? समझौता हुआ। अब इस व्यवस्था के तहत जमींदार को ही भूमि का क्या हुआ? वास्तविक स्वामी मान लिया गया। अब इस व्यवस्था को तालुकदार व्यवस्था और इस्तेमारी तथा जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब इतना देखिए, इस व्यवस्था का नाम क्या क्या है? तालुकदारी, इस्तेमारी और जमींदारी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है कि बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर में सक्रिय भाग लिया? बेगम हजरत महल। ऑप्शन ए है फैजाबाद से, बी है इलाहाबाद से, सी है कानपुर से, डी है लखनऊ से। उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए बताइएगा। देखिए इन्होंने कब लिया था? 1857 की जब क्रांति चली थी तो उसमें इन्होंने सक्रिय भाग लिया था। तो इन्होंने जो सक्रिय भाग लिया था कहां से लिया था बताइएगा। तो आइए देख लेते हैं, इन्होंने जो सक्रिय भाग लिया था वो लखनऊ से लिया था। थोड़ा सा इनका भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए 1857 के विद्रोह में इन्होंने लखनऊ से अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। देखिए अलग अलग से लोग, जैसे कि बिहार से और उसके बाद कानपुर से आपके तात्या टोपे जी थे, और यहाँ आपके जो बिहार से थे वो कुंवर सिंह जी थे, और फिर लखनऊ से ये थी। तो इस तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग जगह से ये क्या करते थे? अपना विद्रोह शुरू करते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम।
जब 1857 की क्रांति आप सभी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये इनके चीज़ें, विद्रोह और कैसे कैसे ये चीज़ें किए, कैसे कैसे ये भागे, क्या किए, सारी कहानियाँ पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन है 1861 का अधिनियम, बी है 1868 का अधिनियम, सी है 1833 का अधिनियम, डी है आपका 1858 का अधिनियम। पूछा गया कि किस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से, किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया। तो आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देखिएगा कि 1858 का अधिनियम जो था इसके तहत किया गया था। आगे थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फटाफट से देखिए। यहाँ पर होता क्या है कि 1857 के विद्रोह के जब परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, 1858 ईस्वी में आपके एक्ट पारित किया गया। अब इस एक्ट में क्या हुआ था कि इस एक्ट के तहत आपके भारतीय प्रशासन के संचालन का क्या किया गया, कार्य कंपनी के ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया और तथा क्राउन को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत में प्रशासन का कार्य चलाने लगा। ठीक है, जो क्राउन अपने प्रतिनिधि के माध्यम से क्या किए कि भारत में प्रशासन का क्या करने लगे, कार्य चलाने लगे। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 आपका है कि मध्यकालीन असम में पाइक, क्या पूछा है कि मध्यकालीन जो असम है पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? पाइक का मतलब आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है पानी लेने वाले, बी है अनिवार्य सेना के सदस्य, सी है बलात् मजदूर, डी है बागान में काम करने वाले मजदूर। जबकि मध्यकालीन असम था उसमें पूछा गया कि पाइक किसे कहते थे या कौन थे ये लोग। तो देखिए मध्यकालीन असम में जो ये पाइक थे ये आपके अनिवार्य सेना के सदस्य थे। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्या है। ठीक है, देखिए मध्यकालीन समय में पाइक जो थे वो सेना के पैदल सैनिकों को कहा जाता था। जो पैदल चलते थे सेना, उनको क्या कहा जाता था, पाइक कहा जाता था। अब जो सेना के अनिवार्य सदस्य के रूप में होते थे, ये अनिवार्य सदस्य के रूप में होते थे जो पैदल चलकर कार्य करते थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मणिग्राम और नानदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? ऑप्शन ए है चोल शासन, बी है ब्राह्मणों के ब्राह्मदे के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव, सी है चोल काल के प्रसिद्ध शहर, डी है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। ठीक है, मणिग्राम और नानदेसी में क्या अंतर था ये पूछा गया आपसे, उत्तर दीजिएगा। देखिए मणिग्राम और नानदेश, इसमें अंतर यह है कि दक्षिण भारत के ये प्रसिद्ध व्यापार संघ है। अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे आखिर है क्या, ताकि आपको डिटेल पता चल जाए। ठीक है, देखिए चोल शासक परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख में मणिग्राम और नानदेश संस्था का क्या है, उल्लेख हुआ है। यह व्यापारिक श्रेणियां थी और मणिग्राम व्यापारिक श्रेणी आंतरिक व्यापार करती थी, जबकि जो नानदेशी थी वो व्यापारिक श्रेणियां थी और विदेशों में व्यापार करती थी। अंतर क्या हो गया आपका कि ये तो थी व्यापारिक श्रेणियां ही थी, लेकिन जो मणिग्राम था वो जो व्यापारिक श्रेणियां थी वो आंतरिक व्यापार करती थी, और वही जो नानदेशी थे वो क्या करते थे, व्यापारिक श्रेणियां वो विदेशों से व्यापार करते थे। बस अंतर यही हो गया आपका। 37 पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिलान करना है। क्या मिलान करना है कि नीचे कुछ स्थान और वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए हैं। स्थान का नाम दिया गया वर्तमान राज्य। अब आइए इसको मिलान कर लेते हैं। ठीक है, देखिए चिरांद, ए को हम कहां पर लेके जाएंगे, 4। चिरांद कहाँ पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है। चिरांद स्थान का नाम है। ठीक है, वर्तमान राज्य क्या है, बिहार। इसका राज्य क्या है, वर्तमान बिहार है। अब देखते हैं कोल्हडीवा, जो कोल्हडीवा है वो बी का जाएगा, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका वर्तमान राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश है। सी देखते हैं बुर्जहोम, जो बुर्जहोम का वर्तमान राज्य है वो कहाँ पर आपका है, वो आपका है कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। अब आगे आपका हालूर, हालूर का जो वर्तमान राज्य है वो है आंध्र प्रदेश में। तो आप सभी मिला लीजिएगा कि यहाँ पर आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का डैश बार नाम आया है। कितने बार, मतलब जो ऋग्वेद है उसमें गंगा और यमुना नदी का कितने बार नाम आया है? ऑप्शन ए है 12 बार, बी है 1 बार, सी है लगभग 1000 बार, डी है 100 बार।
ये आपको बताना है। तो देखिए जब आप ऋग्वेद उठा के देखेंगे तो उसमें गंगा और यमुना नदी का केवल एक बार नाम आया है। ठीक है, आइए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कुछ दिया गया है कि नहीं यहाँ पर, थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा ही दिया गया, देख लेते हैं। देखिए ऋग्वेद में गंगा व यमुना नदी का उल्लेख एक एक बार हुआ है। ठीक है, एक बार गंगा को हुआ है, एक बार यमुना को हुआ है। और वैदिक काल में सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। जो वैदिक काल था, देखिए वैदिक काल की भी बात बता दे रहा है, पूछ सकता है कि वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी क्या मानी जाती थी, तो सरस्वती नदी मानी जाती थी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। ऑप्शन ए है मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्र सहित सब कुछ त्यागना होता है। बी है अधिक पाने की निरंतरता इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। सी है केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देते हैं। डी है कि इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। बात किसकी कर रहा है, बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। कौन सी विशेषता है ये पूछा गया आपसे, उत्तर दीजिएगा। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं जो बौद्ध और धर्म दोनों थे, बौद्ध और जैन धर्म दोनों थे, इनकी ये विशेषता थी कि ये दोनों धर्म में मुख्यतः व्यापारियों का क्या था, समर्थन प्राप्त था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से। ऑप्शन ए है घासीदास, बी है ज्योतिबा फूले, सी है श्री नारायण गुरु, डी है हरिदास ठाकुर। उत्तर दीजिए क्या होगा। देखिए इनमें से जो चार सदस्य हैं, जो चार सदस्यों के नाम हैं, इनमें से कोई एक है जो कहते थे कि जो उच्च जातियां हैं, उच्च जाति उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का जो संबंध है वो देशज लोगों से है। तो ये आपकी ज्योतिबा बाई फूले कही थी। अब आइए इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, हम जान लेते हैं कि आखिर ज्योतिबा बाई फूले हैं कौन और ये किस तरीके से कार्य की है, क्या है। ठीक है, देखिए जो ज्योतिबा बाई फूले हैं वो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध क्या है, समाज सुधारक थे। देखिए ये ज्योतिबा बाई फूले ना क्या थे, आदमी थे, औरत नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मेल थे, फीमेल नहीं थे, जिन्होंने जातियों के उत्थान और उनके हित के लिए क्या करते थे, वो अथक प्रयास किया। और उन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक क्या थी, गुलामगिरी, और उन्होंने उसमें गुलामगिरी में लिखा है कि उच्च जातियों की उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का जो संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से है। ठीक है, उनका कहना था कि ये जो भूमि है उनका जो भी अधिकार है वो उच्च जातियों का इन पर बिल्कुल अधिकार नहीं है, जो अधिकार है वो निम्न जातियों से है। तो ये इनका किसका कहना था, ज्योतिबा फूले का कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। ऑप्शन ए है प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। ऑप्शन बी है कि अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था। ऑप्शन सी है कि ताजमहल का सफेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। ऑप्शन डी है राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। अब देखिए जो शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, जो दीवाने आम बना था तो उसके बारे में बताना है। तो देखिए इसमें जो बनवाने का जो कथन उपयुक्त कथन है वो है कि जो प्रजा में संतोष, ठीक है, प्रजा में संतोष बेहतर शासन से सहायता करता है। ऑप्शन नंबर जो ए है उसको बिल्कुल सही करिएगा। और थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं आखिर दिया क्या है, आइए देख लेते हैं। देखिए जो दीवान ए आम समान लोगों के विवादों समस्या को समाधान के लिए शाहजहां द्वारा क्या किया गया था, निर्मित कराया गया था। देखिए जो दीवान ए आम बना था ना, आप देखेंगे बहुत सी जगहों पर अगर हिस्टोरिकल जगहों पर जाएंगे तो बहुत चीज़ें ऐसी बनी है जो हमें समझ में नहीं आती आखिर ये किस बेस पे बना है या किस लिए बना है। तो किस चीज़ें ऐसी होती थी जहाँ पे जैसे आपका जैसे दीवान ए आम हो गया, तो ये ऐसी चीज़ थी जहाँ जो सामान्य लोगों के जो विवाद होते थे उनकी समस्या का समाधान होता था, उसके लिए शाहजहां ने उसको निर्मित कराया ताकि बेहतर शासन द्वारा प्रजा को संतुष्टि प्रदान की जा सके। जैसे अभी हमें कोर्ट कचहरी है उस तरीके से पहले ये लोग इस तरीके से बनवाते थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया आपसे कि तमिलनाडु के चिंगमलेपुट जिले में उत्तर मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते। बात कहाँ की कर रहा है, तमिलनाडु।
तमिलनाडु के कहाँ पर, चिंगलेपुट के जिला में, ठीक है, चिंगलेपुट जिले में उत्तर मेरू के शिलालेख में पूछा है, ठीक है। तो आते देखते हैं, ऑप्शन ए है कि जिनके अपने घर थे, बी है वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था, सी है कि 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग जो थे, डी है कि वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग, ठीक है। उत्तर बताइएगा क्या होगा। देखिए जो यहाँ पर क्या थे कि कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे, ये बात पूछा गया आपसे। तो देखिए यहाँ पर वे सदस्य नहीं बन सकते थे जो अपना हिसाब किताब नहीं दिया था, ठीक है। वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था उनको वो सदस्य वहां पर नहीं बन सकते थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। आइए देखते हैं क्या थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है इसका। हाँ है, ठीक है, आइए हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, इसका पहले पूरा हम देखेंगे अच्छे तरीके से, हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन में पूछ दे। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि उत्तर मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण वे, देखिए उसमें जो उत्तर मेरूर का जो शिलालेख था उसमें कुछ नियम निर्धारित थे, उसके कारण वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। और जो उत्तर मेरूर शिलालेख में सभा के सदस्य की योग्यता का उल्लेख किया गया था वो देखिए इस तरीके से था, क्या था, जो सदस्य की आयु होगी वो 35 से 70 के बीच होगी, ये शिलालेख का निर्धारित जो नियम था उसमें था। दूसरा है कि वेदों का ज्ञान रखता हो, उसे वेद का ज्ञान हो। तीसरा है कि आपका मतलब 1.5 एकड़ भूमि का स्वामी हो, मतलब 1 से 1/2 भूमि का स्वामी हो। चौथा है कि जिसका स्वयं का घर हो, वही यहाँ पर क्या करते थे, भाग ले सकते थे। तो इतनी चीजें वहां पर ये क्या था, नियम बने हुए थे शिलालेख के, इनको फॉलो करना था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है, नहीं दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कि राजा ने उसकी कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, बी है प्रायः उसके पास दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था, सी है कि वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था, और डी आपका है कि उसको पद विरासत में मिलता था। उत्तर बताइएगा क्या होगा यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन पर को 2 बार पढ़ा करिए आप, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है कि तथ्य, वह कौन सा तथ्य है जहां भारत में उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है। यहाँ पर एक है जो सत्य नहीं, देखिए जो ग्राम प्रमुख या ग्राम भोजका होते थे उनके लिए ये सत्य नहीं है कि राजा ने उसकी कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, बिल्कुल किए थे वो, ऐसा नहीं है कि नहीं किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए है जो वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका है कि मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है। ऑप्शन ए है मृदा का जमाव, बी है रासायनिक गुण पारगम्यता एवं संरचना, सी है अपक्षय के दर और खाद मिट्टी, डी है मृदा की मोटाई। उत्तर बताइएगा सभी क्या होगा। आइए यहाँ पर देखते हैं जो क्वेश्चन है, यहाँ पर मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैसे होगा, देखिए जो रासायनिक गुण होते हैं मृदा में और पारगम्यता और संरचना होती है, तो इसका जो निर्धारक है वो जनक चट्टान करती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे कहा गया है कि धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है विवृद्ध खान खनन, बी है सिंटरन, सी है उत्खनन, डी है निस्तापन। देखिए आज आपके 60 क्वेश्चन चलेंगे, 45 हम पहुंच रहे हैं, मतलब 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, 15 क्वेश्चन आपका और बचा है। जैसे आप सभी कहते हैं कि मैम 30 में 30 क्वेश्चन लाइए, तो वो भी आपका बहुत जल्द मैराथन क्लासेस स्टार्ट होंगी, लेकिन हाँ 10 तारीख के बाद आपकी जो मैराथन क्लासेस है वो आएंगी, ठीक है। क्योंकि जो मैराथन क्लासेस होंगी वो 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे की होंगी, तो हम आपको मैराथन क्लासेस देंगे, लेकिन 10 तारीख के बाद देंगे। चलिए तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो बिल्कुल सही होगा, सही कर लीजिएगा। देखिए जो भी आपकी मैराथन क्लासेस होंगी ना, वहाँ पे आप सभी देखिएगा कि जो ये चीज़ें हम पढ़ाए रहेंगे वो बिल्कुल नहीं रहेगा, आगे की जो चीज़ें बची रहेंगी उसको हम मैराथन क्लासेस लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो हमने आपको वीडियो अपलोड कर दिया है, आप बहुत सारे यूट्यूब पर जाकर देखेंगे कि जो वीडियो अपलोड हो चुकी है वही वीडियो वो जोड़कर दोबारा आपको दे देते हैं, और आपको लगता है कि ये मैराथन है, वो क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन वो देखिए सेम ही रहता है, जो वीडियो वो पहले के पढ़ाए रहते हैं वही चीज़ आपको दे देते हैं। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान देना है, जब भी मैं मैराथन लाऊंगी
आपको आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है, जैसे आप सभी को पता है कि 2024 का जितना भी क्वेश्चन पेपर है, 2023 का जो भी है, और जितने भी क्वेश्चन पेपर बचेंगे मैं सारे क्वेश्चन पेपर आपको हल करवाना चाहूंगी। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या है कि पृथ्वी की सतह के अंदर दबी जो सैल होती है, दबी सैलों से खनिजों को क्या करते हैं, हम बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। और खनिज जो कम गहराई मतलब धरातल के निकट में स्थित होते हैं, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। किसको न, जो पृष्ठीय स्तर होता है उसको हटाते हैं और फिर निकाला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, विपरीत खनन कहते हैं। अब देखिए पूछ सकता है, जैसे यहाँ विपरीत खनन पूछा कि पृष्ठीय स्तर को हटाकर अगर निकालते हैं तो कौन सा खनन होता है, विपरीत होता है। अगर खनिज को बाहर निकालते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर हो गया कि जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो अत्यधिक गहराई में होती है और को खनन द्वारा निकालने की विधि को क्या कहेंगे, प्रवेधन कहेंगे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रवेधन किसे कहेंगे, विपरीत खनन किसे कहेंगे, या खनन किसे कहेंगे। तो ये तीनों चीजें हमने आपको बता दी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन है कि दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है दक्षिण भारत में, बी है हवाई द्वीप में, सी है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, डी आपका दक्षिणी अफ्रीका में। तो आपको बताना है कि जो प्राचीनतम मतलब पहले जो पुरानी चट्टानें हैं वो कहाँ स्थित है। उत्तर दीजिएगा आप सभी। देखिए जो प्राचीनतम मतलब पुरानी जो चट्टानें हैं वो आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। 46 का सी कर लीजिएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है, देखिए आप सभी जो भी क्वेश्चन भी आप करते हैं, अगर आप एसएसटी का ही करते हैं, सीडीपी करते हैं, जो भी क्वेश्चन किया करिए आप सभी किसी भी चैनल से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, आपको जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए मिले वहाँ क्या करिए, ना कि आपको 10 क्वेश्चन लेके आपको 4 घंटे कोई फंसा के रखे आप वहाँ से करिए। क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको एग्जाम क्लियर करना है, ना कि आपको अपना टाइम को स्पेंड करना है कहाँ कहीं पर। ठीक है, आप ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत करिएगा कि आप अपना टाइम स्पेंड करिएगा। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जहाँ पर चीज़ें आपको अच्छी तरीके से मिले, जहाँ से आपका टाइम बचे और टाइम बचने के साथ साथ आप चीज़ें अच्छा कर सकें। क्वेश्चन है कि कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है आर्थिक क्रिया, बी है तृतीय क्रिया, सी है प्राथमिक क्रिया, डी है द्वितीय क्रिया। तो क्या कहेंगे हम, उत्तर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कच्चे माल को हम अधिक मूल्यवान उत्पाद में अगर हम बदलते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, द्वितीय क्रिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि क्या चीजें कैसे हैं। देखिए कच्चे माल का जो प्रयोग है करके हम विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, वस्तु का निर्माण करते हैं। जैसे आपका हो गया कपड़ा, कपड़े से सूती कपड़ा, विनिर्मित वस्तुएं कच्चे माल की तुलना में अत्यधिक मूल्यवान हो जाती हैं। ये क्या होती है कि जो कच्चा माल है उससे ज्यादा मूल्यवान हो जाती है, और कच्चे माल को अत्यधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलना ये क्या होता है, द्वितीय क्रिया कहलाती है। यही जो कच्चा माल है इसी को अगर हम जैसे कि मान लीजिए, एक सेकेंड, हेलो ब्रदर, तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा पीडीएफ ना आपकी मिस हो गई है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। जो पीडीएफ वो मिस हो गई है कहीं यहाँ से हाथ से ही लग के, क्योंकि पीडीएफ बहुत बड़ी है तो खोजने में प्रॉब्लम होगा। तो हम देखते हैं जो भी क्वेश्चन आपके बचे हैं, शायद किस क्वेश्चन तक गया था मैंने तो वो भी नहीं देखा। ठीक है, जो क्वेश्चन बचते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐड करके बता देंगे। और ये पीडीएफ हमें मिल नहीं रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा है, अब इसको पूरा वीडियो ऑफ करके तब हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर 2 सेकंड रुके, अगर मिल जाता है तो हम अभी करा देते हैं, नहीं मिलता है तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट में जोड़ के करा देंगे आपको। ये याद भी नहीं आ रहा है कि मैंने किस ईयर का कराया था, शायद 2017। चलिए एक काम करिए, आप सभी रहने दीजिए, ठीक है, इतना ही कर लीजिए। बाकी हम नेक्स्ट में जो वीडियो है उसमें हम जोड़ के आपको करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। चलिए आज के लिए इतना करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, और जो भी बच्चे नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके बेल आइकन क्लिक करने से क्या होता है कि आपकी जो भी वीडियो है हम अगर आपको अपलोड जैसे ही होती है आप तक वो नोटिफिकेशन चला जाता है और आपको पता चल जाता है कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। और अपने दोस्तों यारों और आप जितना भी आप अगर सोशल मीडिया पर हैं तो वहाँ पर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर मैं आपके लिए इतना करती हूँ तो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।